हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी सीनियर हिंदी फैकल्टी। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th कोर्स ए के बारे में। और कोर्स ए का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि गद्य भाग के अंदर है, जिनके राइटर हमारे सामने इस समय मौजूद है मिस्टर भदंत आनंद कौसल्यायन, जिन्होंने भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति इस टॉपिक पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपने को समझाने का प्रयास किया कि सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो आज हम बात करते हैं भदंत आनंद कौसल्यायन जी के जन्म परिचय या उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ बिंदुओं पर। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखा जा रहा है यहाँ पर कि उनके जीवन परिचय में उनका जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने हासिल की। बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने हासिल की है। बीए को आप कह सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स। अनन्य हिंदी सेवी कौसल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध संस्कृति के परिचायक। उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। पूरी तरह से समर्पण की भावना से इन्होंने काम किया। पूरी त्याग और पूरी निष्ठा का भाव भदंत आनंद जी में था। वे महात्मा गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौसल्यायन जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं। अनुदित शब्द का मतलब होता है कि ऐसे ग्रंथ जिनको अनुवादित किया गया है किसी दूसरे लेखक के, लेकिन उसको अपनी भाषा के अंदर, अपने शब्दों के अंदर अनुवादित करके बयां किया गया हो, उनको अनुदित कहा जाता है। ठीक है। अनेक ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की है। काफी इनको अनुभव प्राप्त हुआ। देश विदेश में भ्रमण के दौरान उनकी सृजनात्मकता मतलब नवीनता को लिए हुए, जब भी कोई निर्माण वाली बात आती तो उसमें भदंत नारायण जी का नाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। समृद्ध किया उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। वे महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे। ये तीन चीजें हैं जो गद्य को वास्तव में बहुत ज्यादा रोमांचित करती है। कि गद्य की अगर बात आए तो गद्य साहित्य के अंदर ऐसी कई विधाएं होती है जो निश्चित तौर पर गद्य को बहुत व्यापकता प्रदान करती है, जिसमें निबंध, संस्मरण यानी उनकी यादों के सहारे ऐसी कोई घटनाएं, यात्रा वृत्तांत, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ भी ऐसा देखा कि ये चीज बताने लायक है, उसको उन्होंने वृत्तांत के रूप में बताने का प्रयत्न किया। इस प्रकार से उनका जीवन परिचय रहा। अब बात करते हैं हमारे इस पाठ से संबंधित पाठ प्रवेश की। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर हर पाठ से संबंधित कुछ पाठ का सारांश, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आए कि पाठ है किस संबंध में,
क्या उसका मैसेज है। इसलिए हम कह सकते हैं पाठ प्रवेश या पाठ का सारांश। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। संस्कृति हमें देता है कि किस प्रकार से सभ्यता और संस्कृति के सामने किस कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर, अनेक दृष्टांत पेश करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति कहते किसे हैं। दोनों एक ही वस्तु है या अलग अलग वस्तु है या एक ही के पूरक है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सभ्यता का जो परिणाम है, सभ्यता जो है वो वास्तव में संस्कृति का परिणाम है। पहले संस्कृति आई, उसके बाद में सभ्यता आई। मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है कि मानव की संस्कृति को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। जो मनुष्य के लिए लाभकारी हो, जो मनुष्य के लिए लाभदायक हो, हम उसी को ही सभ्यता और संस्कृति का पर्याय मानना चाहेंगे, ऐसा भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने कहा है। अब चलते हैं इस पाठ की ओर। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। ये दो शब्द जो हैं वो हमें वास्तव में बहुत टिपिकल लगते हो। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का थोड़ा थोड़ा अर्थ समझ में आने लगता है, और वह भी चाहे गलत सलत ही हो, लेकिन हाँ, हम कुछ कहने के लिए हो जाते हैं। क्या ये एक ही चीजें अथवा दो वस्तुएं हैं? यदि दो हैं तो दोनों में अंतर क्या है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की प्रयास करें या कोशिश करें। कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात्कार नहीं हुआ था, अग्नि देवता से वो जानते नहीं थे, तो आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले अग्नि का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जिस मनुष्य के लिए दिमाग में सबसे पहले ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह कितना भी बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। बहुत ही दो अच्छे एग्जाम्पल दिए, एक सुई धागा का एग्जाम्पल दिया और दूसरा उन्होंने अग्नि के बारे में कहा। आगे देखते हैं, इन्हीं दो उदाहरणों पर अगर विचार करें तो पहले उदाहरण के अंदर एक चीज है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, कि किस प्रकार से व्यक्ति विशेष ने आग का आविष्कार करने की शक्ति उसमें उत्पन्न हुई। दूसरी चीज है आग का आविष्कार। एक तो मेरे मन में उसके प्रति समर्पण की भावना, दूसरा मेरे समर्पण के बाद उसका क्या आविष्कार हुआ। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार, दूसरा उसको कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार जिस योग्यता, प्रवृत्ति तथा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। कितनी अच्छी बात की है कि जिस प्रेरणा के बल पर, जिस समर्पण की भावना के साथ जो आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह व्यक्ति की संस्कृति कहलाएगी। और उस संस्कृति के द्वारा जो कुछ आविष्कार हुआ, जो कुछ हमारे पास पैदा हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के आविष्कृत के लिए की है, उसका नाम है सभ्यता। अर्थात कि जो प्रेरणा हमें मिली, जिसकी वजह से हम कर सकने के लिए तैयार हुए, वह संस्कृति है, और जो आविष्कार के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ वो हमारी सभ्यता है। जिस व्यक्ति की पहली चीज जितनी अधिक जैसे परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक
वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, यानी अचानक ही प्राप्त हो जाती है पैतृक रूप में। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने तथा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य, नए विचार का दर्शन किया, प्राप्त किया, वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग में का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा और भी ज्यादा सभ्य, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ उसमें कई सारा अमेंडमेंट भी वो करता रहा। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही हो सकता है। सुई धागे के आविष्कार में शायद सर्दी या गर्मी से बचने शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा हो। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल है क्या चीज। पेट भरने, तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा, तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृत आदमियों से मिलता है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें विद्वानों से मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर, उनसे प्रभावित होकर के, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी, मनीषी अर्थात विद्वान। कुछ कठिन शब्द इनको नोट करते रहिएगा। हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्साह, भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? क्या भौतिक प्रेरणा जो हमें प्रेरणा मिली, ज्ञानेप्सा यानी जानने की इच्छा, ज्ञानेप्सा का मतलब हुआ जानने की इच्छा, ज्ञानेप्सा का मतलब हुआ जानने की इच्छा। भौतिक प्रेरणा मतलब भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रेरित होना, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्रेरित होकर कार्य करना, यह कहलाएगी आपकी भौतिक प्रेरणा। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में रोटी का कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ यानी महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता
आग व सुई धागे के आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी करवाती है अर्थात उसके आगे के बारे में बताना वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करवाती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। ध्यान रखिएगा, पहले संस्कृति उसके बाद में सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने के तरीके, हमारे जिंदगी जीने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश की साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति, जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश यानी खुद के विनाश में जुटा हुआ है, हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता, संस्कृति का लेकिन वह परिणाम जरूर कहलाएगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु यानी रक्षण करने योग्य वस्तु है। क्षण क्षण यानी पल पल परिवर्तित होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा या अपनी अपनी बुद्धि, अपनी मैत्री भाव यानी अपनी मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की आवश्यकता है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो इस प्रकार से कहा कि संस्कृति का उद्भव पहले हुआ, बाद में सभ्यता आई। संस्कृति के लिए कहीं न कहीं हमें कोई प्रेरणा मिली, जैसे कि आग के आविष्कार की बात हुई, सुई के आविष्कार की बात हुई, तो सुई और आग का आविष्कार करने की जो प्रेरणा अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई, तो वो आपकी संस्कृति कहलाएगी, और उससे जो आविष्कार हुआ वो हमारा सभ्यता कहलाएगी। लेकिन इसके आगे की कड़ी जो व्यक्ति अपनी योग्यता, अपने क्षमता के आधार पर करता है, तो निश्चित तौर पर वह भी हमारी संस्कृति ही कहलाएगी। अब उसका परिणाम चाहे वो कल्याणकार हो चाहे कल्याणकार हो, लेकिन परिणाम जरूर निकलता है। अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर के अंदर, और वही प्रश्न है जो हमारे पाठ्यपुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, जैसा कि हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इस समय कुछ प्रश्नोत्तर में यहां पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के अंदर। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? जैसा कि आंसर दिया हुआ है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि लोग सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग तो बहुत करते हैं, परंतु इनके अर्थ में भ्रमित रहते हैं। वे इनके अर्थ को जाने समझे बिना मनमाने से प्रयोग करते रहते हैं। इन शब्दों के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक विशेषण लगाकर इन्हें और भी भ्रामक स्थिति में बना देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग इनका अर्थ अपने अपने विवेक से लगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों के सही अर्थ की समझ अब तक नहीं बन पाई है। दूसरा प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? निश्चित तौर पर क्योंकि इससे मनुष्य की जीवन शैली और खान पान की सभ्यता संस्कृति में बदलाव आया। दूसरे, मनुष्य के पेट की ज्वाला अधिक सुविधाजनक ढंग से शांत होने लगी, इससे उसका भोजन स्वादिष्ट होने लगा, सर्दी भगाने का साधन मिल गया। इसके अलावा प्रकाश और आग का भय दिखाने से जंगली जानवरों के खतरे में कमी आई है। आग ने मनुष्य के सभ्य बनने के मार्ग का प्रशस्त भी किया है। इसकी खोज के पीछे प्रेरणा रही कि इसके मुख्य स्रोत हैं पेट की ज्वाला, सर्दी से मुक्ति, प्रकाश की चाहत, जंगली जानवरों के खतरे में कमी लाने की चाहत भी रही होगी। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे ही कहा जा सकता है जो अपना पेट भरा होने, तन ढका होने पर भी निठल्ला नहीं रहता, अर्थात उसमें भी वो कुछ न कुछ करता रहता है। वह अपने विवेक, अपनी बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन करता है, समाज को अत्यंत उपयोगी आविष्कार देकर उसकी सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, लेकिन उसके बाद भी कई विद्यार्थियों ने गुरुत्वाकर्षण को और भी ज्यादा सुखी देने के लिए जंगल की ओर चले गए थे। अगला प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे तर्क दिया गया
कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत संबंधी नए तथ्य दर्शन किए, इस सिद्धांत की खोज की और नई चीज की खोज करने के कारण न्यूटन वास्तव में संस्कृत मानव था। आज की जो वर्तमान पीढ़ी है न्यूटन के सिद्धांत को जानने के अलावा अन्य बहुत सारी बातों का ज्ञान रखते हैं, जिससे वास्तव में न्यूटन अनभिज्ञ था, परंतु उन्हें संस्कृत मानव इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि न्यूटन की भांति किसी नए तथ्य का आविष्कार उन्होंने नहीं किया है। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? सर्दी को शांत करने के लिए, सर्दी से तन ढकने के लिए, उष्ण मौसम से सुरक्षित करने के लिए, कपड़े सिलाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए ये शायद आविष्कार हुए होंगे। इस प्रकार से निम्नलिखित पंक्तियों का आशय, इसमें कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां इस प्रकार की भी है जो कि शायद परीक्षा में आने लायक है। मानव की जो योग्यता उनसे आत्मविनाश के साधनों के आविष्कार करवाती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है कि जहां पर भी इस प्रकार की पंक्ति किसी पाठ में से आती है तो हम उसको बहुत ध्यान से देखें, ये किस संदर्भ में कही गई है, किसके माध्यम से कही गई है, किसने किसको कहा, ये तमाम चीजें किस संदर्भ में कहा, ये हमें उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना पड़ सकता है। ये कुछ अन्य प्रश्न इसमें डाले हुए हैं, जैसा कि जो पाठ में आए हुए हैं, सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्द भ्रामक कब बन जाते हैं, आग के आविष्कार को बड़ा आविष्कारकर्ता क्यों कहा गया, संस्कृति और सभ्यता क्या है, संस्कृति का परिणाम सभ्यता, एक संस्कृत मानव सभ्य मानव के में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है वो हमारे पाठ को और भी ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह से आगे देखते हैं। न्यूटन से अधिक ज्ञान रखने वाले, उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले संस्कृत कहेंगे, सभ्य क्यों? तो ये कुछ प्रश्न जो है ये एक्स्ट्रा भी डाला गया है। अभी अभी हमने पढ़ा संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया? कूड़ा करकट उन सड़ी गली परंपराओं, कुरीतियों को कहा गया जो मानव के समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ साथ मानव हेतु कल्याणकारी सिद्ध होती है, कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करती है। लास्ट वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य, उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। हमने सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति व जो स्टार्टिंग के अंदर पाठ प्रवेश था उसी से संबंधित है कि संस्कृति पाठ से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा ये उसकी संस्कृति है, और प्रेरणा के फलस्वरूप जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है आविष्कार के रूप में वो हमारी सभ्यता है। तो इस प्रकार से आज के चैप्टर में हमने पढ़ा कि संस्कृति और सभ्यता क्या है, और सभ्यता या संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे की साथ वाली वस्तु है या एक दूसरे के अपोजिट है। आगे के पार्ट के लिए हम बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।